काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपने अतिथि, मैं हूं कविता। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी अपनी ताकत बना दिया। थिएटर के मंच से शुरुआत की, कविताओं से दिलों को छुआ और खेल के मैदान में भी अब अपनी पहचान बना रहे हैं। इन्हें जिंदगी ने कठिन परीक्षा दी। साल 2018 में एक दुर्घटना में इन्होंने अपना दायां हाथ खो दिया, लेकिन हिम्मत और जज्बे ने इन्हें कभी हारने नहीं दिया। आज ये न सिर्फ थिएटर आर्टिस्ट हैं, कवि हैं, बल्कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। चलिए स्वागत करते हैं उस विशेष मेहमान का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तेजेश्वर सिंह। आपका स्वागत है तेजेश्वर हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी तो मैंने पहले इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मेरी इच्छा हमेशा से अभिनय करने की थी, थिएटर करने की थी, और कॉलेज में भी मैं स्टेज पे काफ़ी एक्टिव रहता था। अंदरूनी इच्छा यही थी कि किसी ना किसी तरह इस फील्ड में मैं आगे बढ़ूं, और इसीलिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर में सब चीज़ें सीखने के लिए। मेरे थिएटर ग्रुप का नाम मंत्राल थिएटर ग्रुप है, उसमें मेरे गुरु हैं फहद खान साहब, तो उनसे मैंने सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वहाँ मैंने एक्टिंग को परस्यू करना चाहा। बहुत दिन तक मैं थिएटर प्लेज करते रहा, बहुत दिन तक स्टेज पे भी आता रहा। पर 2018 में, जैसे कि आपने अभी बताया था, 2018 में मेरे साथ दुर्घटना हुई और उसमें मैंने अपना सीधा हाथ खो दिया। कुछ समय मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि जिस व्यक्ति को ऐसी फील्ड में जाना हो और उसके लिए हाथ खो जाना बड़ी कठिन समस्या थी मेरे लिए। पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। कविता जी, जैसे वो एक कविता है ना कि वह पथ व पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने अपने परिवार को देखकर, क्योंकि परिवार मेरे से ज़्यादा परेशान था, मैं अपने माता पिता की बात करूं तो, कोई किसी भी इंसान के बच्चों को अगर चोट लगती है और इस कदर लगती है कि उसने अपना अंग खो देता है, तो वो मेरे से ज़्यादा परेशान थे। तो मेरे लिए ये कि जिम्मेदारी, मेरे लिए दायित्व था कि मैं आगे बढ़ूं, किसी न किसी तरह उनको परेशानी महसूस ना होने दूं और उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये जीवन में अपने आप कुछ ना कुछ कर लेगा। तो वहाँ से फिर दोबारा से एक जर्नी स्टार्ट करी, अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, जैसे एक युवा के सपने होते हैं, वैसे ही उस युवा अवस्था में आप अभी भी युवा हैं वैसे, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अपार असीम सपने होते हैं। उन्हीं सपनों पे आप चल भी रहे थे, हुआ कैसे? हाँ, एक्सीडेंट, क्योंकि हम जब पलवल में रहते थे, जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा, रात का समय था और मेरी गाड़ी जो है वो गाड़ी गिर गई थी। एक नाला था जिस पे जो प्रोटेक्शन के लिए जो रेलिंग लगाई होती हैं वो नहीं थी उसमें, और रात का था, बारिश का समय था, तो मेरी गाड़ी उसमें राइट साइड से गिर गई थी। और फिर जब मुझे बाहर निकाला तो मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था काफ़ी सारा। अच्छा। और 2-3 दिन मुझे भर्ती रखा कि क्योंकि हाथ जो है काम नहीं कर रहा था। तो फिर इसलिए जब इन्फेक्शन हो गया था पूरे हाथ में, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने ये निर्णय लिया कि अब ये हाथ काटना पड़ेगा, अदरवाइज़ इन्फेक्शन बॉडी तक फैल जाएगा, ये हाथ तो रहेगा ही नहीं, ज़िंदगी भी नहीं रहेगी। तो फिर वहाँ से फिर वो उन्होंने हाथ निकाला, हाथ काटा, फिर किसी तरीके से मेरी समहाउ दे मैनेज टू सेव मी, तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी वहाँ से बचाई। ये आपके कंसेंट से ही हुआ था या माता पिता ने निर्णय लिया? हाँ, माता पिता ने निर्णय लिया था, मेरे कंसेंट से कुछ नहीं था। मेरे कंसेंट से मैं तो अंदर बेहोशी था, वेंटिलेटर पे था। तो जो भी परिवार ने निर्णय लिया, डॉक्टर ने बताया ही होगा कि ये स्थिति है और अगर ये नहीं करेंगे हम, अब भी हम कोशिश ही कर रहे हैं, भगवान तो वो भी, उन्होंने कह दिया था भगवान तो हम भी नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से इसको सेव करने की हम किया जा सकता हो तो मेडिकली वो लोग एक्सपर्ट हैं। तो एम्स ट्रॉमा सेंटर में मेरा इलाज हुआ था उस समय। तो जब उन्होंने किसी न किसी तरह मुझे फिर बचाने की कोशिश जो लगी हुई थी उनकी, वो उसमें कामयाब हुए और मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वक्त जब आपको होश आया, उस वक्त की प्रतिक्रियाएं क्या थी? बहुत कठिन था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था वो समय मेरे लिए, क्योंकि एक फुल ऑन लाइफ में जीता था अपने, थिएटर करता था, गाड़ी में घूमता था, जिम करता था, मुझे बॉडी मेंटेन रखने का बहुत शौक था, खाता, क्योंकि मैं वैसे भी हरियाणा से हूँ, पलवल से हूँ, तो दूध दही बहुत ज़्यादा खाया है ज़िंदगी में। तो एक ये मतलब बैकग्राउंड रहा था पूरा मेरा कि मैं अच्छा दिखूँ सब चीज़, और उसके बाद हाथ खो जाना, हाथ जब चला जाता है तो मेरे लिए बड़ा कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था उस परिस्थिति से निकलना। पर किसी न किसी तरह मैंने, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ और कलाकार हूँ, और कलाकार को यही सिखाया जाता है, द शो मस्ट गो ऑन,
तो ज़िंदगी तो चलानी है, चाहे इसको अब रो के जियो या हंस के जियो। तो इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ओवर नाइट ऐसा नहीं हुआ कि मैं हाँ कल से मैं सब चीज़ें शुरू कर दूंगा। धीरे धीरे, और परिवार का बहुत साथ रहा, परिवार का और दोस्तों का मेरा बहुत साथ रहा। उन्होंने किसी ने भी मुझे ऐसे अलग दृष्टि से, अलग एंगल से नहीं देखा कि हाँ अब इसके साथ ये हादसा हो चुका है तो क्या हम इसको अब मतलब ऐसा बेचारा नहीं किसी ने महसूस कराया कभी मुझे। बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत ही देते रहे कि नहीं, धीरे 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 सब, अगर रात हुई है तो सवेरा भी होगा, उजाला होगा, एक ना एक दिन होगा। बिल्कुल। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने की प्रयास करता रहा तो आगे बढ़ा। बिल्कुल। और आज जहाँ जिस पथ पे आप चल रहे हैं वो पथ तो हम सबके सामने है ही। तेजेश्वर, आप हमेशा से राइट हैंड से ही काम करते थे। जी 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 जी। तो उसके बाद अब सारा काम आपका लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो गया। हाँ जी। अब क्या कहोगे कि कभी महसूस होता है कि मैं कभी लेफ्टी था या राइटी था? हाँ, हमेशा, रोज होता है, हर क्षण महसूस होता है, हर सेकंड महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब भी ऐसी हैं जो नहीं कर पाता, दूसरे की हेल्प चाहिए होती है कभी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे जैसे अब मैंने कोई भी कुछ चीज़ें अपने लिए इजी कर ली हैं अब मैंने। अच्छा। अब मैं कोई भी ऐसा हैंडबैग नहीं लेता जो मैं, हैंडबैग मतलब कोई भी ऐसा बैग नहीं लेता जो हाथ में पकड़ने वाला हो, क्योंकि मुझे अपना एक हाथ है मेरा, वही मुझे किसी ना किसी तरह फ्री रखना है, चाहे मेट्रो कार्ड निकालने के लिए, चाहे पैसे निकालने के लिए, चाहे बैग में से कुछ निकालने के लिए। हर दिन ऐसा नहीं है, जद्दोजहद आज ख़त्म हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है जिनके दो हाथ हैं उनके साथ भी जद्दोजहद चल ही रही है। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि जीवन में जिनके दो हाथ और दो पैर है श्रेष्ठ उनका भी जीवन हो। श्रेष्ठ नहीं, मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ प्रयास चल ही रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उलझा ही हुआ है अपने जीवन में। तो ये भी आजकल चलता रहता है। सब हर दिन मुझे महसूस होता है कि जो काम दो हाथ से, इवन मैं कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अब ऑफिस में ही है, मैं स्टेपलर जब करता हूँ तो वो बड़ी मुश्किल होती है करने। स्टेपलर करने के लिए आप 5-6 पेजों को एक साथ स्टेपलर करेंगे तो वो इक्वल, मतलब अलाइन तो होने चाहिए ना। अगर स्टेपलर कर दोगे, एक पेज ऊपर है एक पेज नीचे है, तो स्टेपलर नहीं। और जैसे पंच करना होता है किसी उसको, तो पंच, और जैसे अब मैं लिख नहीं पाता हूँ उस स्पीड से जिस स्पीड से हम जैसे एग्जाम में लिखते हैं स्कूल से, जो सीखते हैं हम, लिख लेता हूँ इस हाथ से, पर वो स्पीड नहीं है लिखने की उस तरीके से। वो राइटिंग भी शायद दूसरे आज हर इंसान को समझ में ना आए, स्पीडली नहीं लिख पाता हूँ। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर पाता हूँ, पर फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि जो चीज़ें नहीं कर पाता हूँ नहीं करूँगा, क्या ज़रूरत है करने की। उसके बाद भी जैसे ज़िंदगी में, जैसे आपने कहा कि रात है तो सवेरा भी ज़रूर होगा, आपकी लाइफ में आपको कब लगा मेरी लाइफ में अब सवेरा हो रहा है? जब भी मैं अपने माता पिता को देखता था, अपने माता पिता का चेहरा देखता था और जब मैं सपोर्ट देखता था, तो मुझे धीरे धीरे लगना शुरू हो गया था। फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी शुरू करी, तो मुझे ये लगा कि एक नौकरी पा लेनी ये भी बड़ी ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में, कि अब एक फ़िक्स नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद ऐसा नहीं है कुछ चीज़ छोड़ दूंगा मैं एक साल बाद ही फिर स्टेज पे था। मैंने 1 साल बाद 2019 में मैंने प्ले किया, IIT में मैंने परफॉर्म किया। तो लगता रहा, धीरे धीरे लगा, एक दिन में नहीं लगा कि अब ज़िंदगी सही हो जाएगी, अब ज़िंदगी में सवेरा आ जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं था। धीरे धीरे लगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ती गई और कॉन्फिडेंस आता गया। फिर मैंने थिएटर करता रहा, नौकरियों के एग्ज़ाम देता रहा, फिर बीच में कोविड आ गया, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हुई मेरी। सबसे पहले ज्वाइनिंग मेरी जम्मू में थी, मैं 1 साल जम्मू में नौकरी करके आया। वहाँ भी मैं थिएटर वेटर देखने चला जाता था, क्योंकि कीड़ा तो होता ही है ना मन में, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कोई पोएम याद कर ली, कभी लिख लिया कुछ। पर ये है ना कि बनना मुझे आज भी आर्टिस्ट है। आई वांट टू डाई एज एन आर्टिस्ट। मैं कभी ज़िंदगी में किसी बहुत बड़े पद पे भी चला जाऊँगा या मैं कुछ भी कर लूँगा, कोई और उपलब्धियाँ भी अगर मैं कोशिश करता रहा तो चला शायद हासिल हो जाएं, पर आखिर में मुझे, जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मुझे जाना जाए कि एक कलाकार था। ये इच्छा है मेरी जीवन की। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक कलाकार अपनी कला से हमेशा लोगों को सम्मोहित करता है, मोहित करता है। आपके अंदर वो कला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऐसी बड़ी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है। मैं तो कहूँगी आपको देख के कि फिर भी भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, क्योंकि वो स्थिति तो और भी बुरी हो जाती है जब आप बिल्कुल ही दूसरों पर आश्रित हो जाएं। जी। तो लाइफ अगर हमसे कुछ लेती है तो शायद हमें बहुत कुछ देती भी है। आपको जीवन में क्या ऐसा लगता है कि अगर मैं नॉर्मल तेजेश्वर रहता तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता? कभी ऐसा भी लगता है कि लाइफ बदली है तो मुझे कुछ बदलाव पॉजिटिव मिले हैं? हाँ, अब देखो, मैं इस चीज़ में कैसे जाना, मतलब कोई भी नहीं जा सकता कि अगर ऐसा हो जाता था, होते आता, या इफ़ एंड बट में अगर ऐसा हो जाता।
हाँ, पता नहीं, वो स्थिति अलग होती, आज स्थिति अलग है। आज हो सकता है कि ये स्थिति ज़्यादा बेहतर हो, क्या पता वो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें, ऐसी उपलब्धियाँ नहीं हासिल कर पाता हो सकता है। पर इफ़ एंड बट में मैं नहीं जाना चाहता। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब फिलोसफिकल ऐसा मुझे नॉलेज नहीं है। जीवन अब भी ठीक है, समस्याएं पहले जीवन में भी थी, अब भी हैं, पर चलो वो चलता रहेगा। अब ये इसमें इतना ज़्यादा सोचें, वही जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कहा है ना कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आपके अंदर काफ़ी सारे टैलेंट है। अब तो आप भारत का नाम एक अलग तरह से रोशन करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप मंत्रालय में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो आपकी कला है और ये जो काम है, इनको बैलेंस कैसे करते हो? करना पड़ता है कविता जी, करना पड़ता है, बैलेंस कुछ नहीं होता है। और नौकरी अलग चीज़ है, वो मेरे जीवन यापन के लिए, मेरे परिवार के जीवन यापन के लिए, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो मुझे वहाँ से सैलरी मिलती है उससे मेरी जीवन चलता है। कला ये है कि कला को मैं छोड़ता नहीं हूँ, किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। कहीं स्क्रिप्ट से पढ़ लेता हूँ, कहीं कुछ देख लेता हूँ, डिटैच नहीं करता अपने आप को मैं उस चीज़ से। बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 24 घंटे ही हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, और नौकरी में आना जाना, नौकरी करनी फिर। पर किसी ना किसी तरह समहाउ आई मैनेज कि जब मुझे प्ले करने का मौका मिलता है, जैसे मैंने अभी भी थोड़े दिन पहले भी अप्रैल में मैंने IIT दिल्ली में ही परफॉर्म किया। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर एक प्ले था, नीला सूरज, तो मैंने उसमें काम किया, थोड़ा सा मैनेज किया, क्योंकि ऑफिस जाता था, ऑफिस से बाद छुट्टी, उसके बाद रिहर्सल करनी, फिर 8-10 दिन 15 दिन का होता है। पर ठीक है, जिस चीज़ में मज़ा आता है उसके लिए इतना भी करना ठीक है। आप कविताएं भी लिखते हैं? जी जी जी। तो आप अपनी कोई कविता हमें सुनाना चाहें जो पर्सनली आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, मैं 2-3 कविताएं हैं ऐसी जो करीब हैं। ज़्यादातर तो मैं मोहब्बत पे लिखता हूँ, कि क्योंकि मैं ऐसे ही इंसान हूँ कि जो फन लविंग रहता है। हाँ जी, फन लविंग रहता है। और जो नई जनरेशन है उसको छू जाने वाली बात है जो वो है। तो जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिखी थी एक कविता, वो इस प्रकार है। आप थोड़ा वो भी तो करिए ना, इरशाद। कई स्थितियों पे है, कई चीज़ें हमारी जब बिगड़ जाती हैं और हमें अचीव करनी होती हैं, और उनका एक लंबा सफ़र होता है, तो उसके ऊपर लिखी है मैंने कि कई इंतज़ार जहन में घर करके बैठे हैं, जैसे मुहाजिर मेरे साहिल पर सफ़र करके बैठे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता नई दुनिया का सबक सीखा, तेरे ख़त मेरे ज़ख्मों पर असर करके बैठे हैं। बहुत ही गहरी बात है इसमें। और तो तेजेश्वर जी, अब आपने कहा कि मैं थिएटर तो करता ही हूँ, साथ में मैंने शूटिंग को भी ऑप्ट किया जी। तो पिस्टल शूटिंग में आपने अब हाथ आजमाना शुरू किया। जी, 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 जी। जरा उसके बारे में भी बताइए। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं नौकरी करनी मैंने शुरू कर दी थी, तो कुछ लोग, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में, तो जब भी लोग कोई पूछते थे क्या करते हो, तो मैं ऐसे बताता था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो उनको ये लगता था मैं खेलता हूँ, नौकरी नहीं करता। तो फिर ये भी पूछते थे वो कुछ खेलते भी हो। मैंने कहा यार अब ऐसा कुछ ट्राई किया नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी के लिए एक्सेसिबल कौन सा गेम है, कि मुझे ईजी कौन सा गेम पड़ेगा कि जिससे मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान ना करूँ, मतलब ऐसा कोई। तो 1-2 लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया, 1-2 बार मैं ऐसे चला भी गया था पहले कि आप ना पिस्टल शूटिंग करिए, उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट की कोई आवश्यकता होती नहीं है, और इतना ज़्यादा उसमें सिर्फ फोकस होता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे 2-3 लोगों ने मुझे कहा, फिर मैंने ट्राई की पिस्टल शूटिंग। एक तो क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग करता हूँ, तो लेफ़्ट हैंड की पिस्टल मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस दुनिया में राइट हैंड वाले हैं। तो फिर लेफ़्ट हैंड वाली पिस्टल से काफ़ी जगह मैंने ट्राई किया, काफ़ी जगह मैं भागा दौड़ा। तो जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ मैं एक दिन ऐसे ही एक शूटिंग रेंज ढूंढ के फ़ोन में चला गया था। मैंने कहा चलो अब फ्री हैं तो एक बार ट्राई मारते हैं, या क्या लेफ़्ट वाली मिल सकती है। तो मैं जैसे ही मैं वहाँ बैठा, तो वहाँ कोच साहब बैठे थे, वो हमारे पलवल के रहने वाले हैं, शांतनु ठाकुर नाम है उनका, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा उनके साथ। तो मैंने उनसे बैठ के यही पूछा कि आपके पास लेफ़्ट हैंड की पिस्टल है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास है। मैंने कहा अब बात शुरू करते हैं, मैं पहले बात कर लूँ कि मुझे प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद काम ना बने। तो फिर वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे, पहले जब अकेडमी की पिस्टल थी
तो एकेडमी की पिस्टल से की। फिर एक समय के बाद मुझे लग गया था कि हाँ अब मुझे अपनी पिस्टल खुद की खरीद लेनी चाहिए, अब ले लेनी चाहिए। अब मतलब ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए ये सब चीज़ ठीक है, एकेडमी के जो इक्विपमेंट यूज़ कर सकता हूँ मैं। पर मैंने अपनी पिस्टल खरीदी। फिर मैं पिछले साल जोनल नेशनल खेलने गया, तो मैं एक बार नेशनल खेल के आ चुका हूँ। और धीरे धीरे अभी भी और दूसरे गेम्स भी हैं, अभी दोबारा इस साल भी हैं जोनल नेशनल, फिर वो भी खेलने जाऊंगा और दूसरे प्रकार के जो भी कंपटीशन होंगे उनमें भी जाऊंगा, तो खेलता रहूंगा। ये आप अब शौकिया ले रहे हो या एज ए प्रोफेशनल? नहीं, प्रोफेशनली ही मैं इसको अब खेलूंगा। पहले शौकिया था, जब कोई चीज़ सीखने के हम दौर में रहते हैं तो वो थोड़ा शौकिया होता है। पर अब मुझे जब से मैं करने लगा हूँ, जब मुझे ये लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं टिक सकता हूँ। अब पता नहीं कितना टिक पाता हूँ, वो तो भविष्य बताएगा, भविष्य के गर्भ में क्या है मुझे पता नहीं। पर हाँ अब मुझे मज़ा आता है खेलने में, और इसलिए भी कि अपने नौकरी के अलावा जो मैं लिखता पढ़ता हूँ या जो मैं थिएटर करता हूँ अलावा एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खाली नहीं देखना चाहता, मैं कुछ ना कुछ करता रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और आप तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ यूथ अफेयर्स में काम करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि पैरा गेम्स जो हैं वो कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा बूम कर रहे हैं। अभी हमने पैरा एथलेटिक्स किया इंडिया में, तो आपने देखा किस तरह से हमारे एथलीट्स जो हैं उन्होंने किया। इवन शीतल देवी आप अगर देखें तो आपको क्या लगता है, अगर आपको इंस्पायर करने के लिए किसी का चेहरा सामने आया तो कौन इंस्पायर करेगा? ऐसा कोई मैंने कोई सेट कोई इंसान ऐसे मैंने रखा नहीं है अभी तक, कोई पैरा एथलीट ऐसा कि भाई यही मेरे सामने आएगा तो ही मैं मुझे अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। मैं सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करता हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गेम देखे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोगों से मैं इंटरेक्शन मेरा हुआ भी नहीं है। तो अभी तो मैं अपने गेम पे ही फोकस कर लूँ, और एक समय के बाद जब मुझे लगेगा कि मैं कुछ, हाँ कोई लोग ऐसे होंगे, अभी तक कोई नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अभी तक कोई ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में मैं जाना नहीं हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है सबसे अच्छी खूबी आपकी है कि आप अपने आप ही मोटिवेटेड हो। जी थैंक यू। और उसके बाद अब जिस रास्ते पे आप हो, आप उसी पथ पे हो जहाँ आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करोगे। निजी जिंदगी है, उसमें आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं मैरिड हूँ, तो मेरी वाइफ है, मेरा छोटा बेटा है जो अभी 4 साल का होने वाला है, अभी इसी महीने 4 साल का हो जाए। मेरे पिता हैं, मेरी माताजी नहीं है, मेरी माताजी जा चुकी हैं इस दुनिया से, 2020 में उनका देहांत हुआ। तो अभी छोटा सा परिवार ये है, एक बेटा है, पिताजी हैं, पिताजी मेरे रिटायर हो चुके हैं और 2-3 साल हो गए हैं उनको। ये परिवार है मेरा अभी, और यही मेरे लिए, आप जैसे अगर आप कहें तो मेरे प्रेरणा स्रोत यही हैं। मैं इनका जब चेहरा देख लेता हूँ, इनसे जब पूरे दिन की नौकरी के बाद या इनके साथ रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ कोई ना कोई इस दुनिया में मेरे ऊपर कोई गर्व करे ना करे, पर ये जरूर एक दिन ये होना चाहिए कि हाँ इन लोगों को जरूर गर्व होना चाहिए मेरे ऊपर। इस हादसे से पहले शादी हुई या हादसे के बाद शादी हुई? हादसे के बाद शादी हुई मेरी, अलग एक प्रोग्राम कर सकते हैं वो, उस पर भी बड़ा लंबा समय लगेगा। हादसे के बाद शादी हुई, काफ़ी समस्या में हुई, और शादी हुई। शादी के बाद बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, और बच्चा है, और उससे क्या कहते हैं, जो घर है घर उससे खुशहाल रहता है। चलिए, भगवान करे कि आपकी खुशी हर दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे तेजेश्वर जी। और आपके इस जज्बे ने साबित कर दिया है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और जुनून है तो सपना कोई भी अधूरा नहीं रहता। क्या करना चाहते हैं फिलहाल, एम क्या है अभी? और एम यही है कि एक तो मैं अपने जो पिस्टल शूटिंग है उसमें बेहतर करूं, और कहीं ना कहीं मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, आगे बढ़ूं, इंटरनेशनल खेलूं, ओलंपिक खेलूं, पैरालंपिक खेलूं। तो ये एक इच्छा है। और दूसरा, अभिनय करता रहूं, कविताएं लिखता रहूं। ये मेरी अंदरूनी इच्छा है कि मैं कला को भी ना छोड़ूं और अपने खेल को भी ना छोड़ूं, और ज़िंदगी ऐसे चलती रहे, यत्र तत्र सर्वत्र रहे, इस तरीके से ज़िंदगी चलती रहे। एक और सवाल लूँगी आपसे, और आजकल ये बहुत ही एक ज़्यादा अवेयरनेस भरा एक मुद्दा है। बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, हम अलग अलग अपने अंग खो देते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में क्या कहना है आपका? ऑर्गन डोनेशन के बारे में, जब मेरा हाथ जब चला गया तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिसर्च करी, देखा, फ़ोन पे देखा, सब जगह देखा, ऑर्गन डोनेट, और आउटर जो ऑर्गन है वो भी डोनेट हो जाते हैं। कई जगह मैंने देखा कि लोगों के लिम्स लगे हैं, एल्बो हैं या रिस्ट से हैं, जिनके हाथ कट गए हैं, उनको लगते हैं। तो उस पर भी मेरा मानना ये है कि ऑर्गन डोनेशन बिल्कुल हर इंसान को करना चाहिए। हर इंसान को अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करना चाहिए ऑर्गन डोनेशन में। क्या पता हमारी ज़िंदगी से जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारी आँखें, हमारी किडनी, या हमारा कोई भी ऐसा अंग, अंदरूनी अंग, या जो चीज़ भी है, किसी दूसरे को ज़िंदगी अगर दे पाता है
तो इससे भला कोई काम नहीं होगा किसी की ज़िंदगी अगर, क्योंकि हम तो चले गए हैं ना, एक अगर कोई इंसान चला ही गया इस दुनिया से, चला ही गया, उसके बाद कुछ नहीं है ही नहीं। अगर उसका कोई भी अंग किसी दूसरे को डोनेट हो गया, किसी दूसरे को फिट हो सकता है मेडिकली, तो वो बिल्कुल करना चाहिए और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्या एक संदेश देंगे यूथ को? यूथ को यही संदेश देंगे कि एक तो अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, और जो सपने देख रखे हैं सपनों के पीछे भागना कभी ना छोड़ें, और हमेशा ये कोशिश करें कि अपने माँ बाप को खुश रखें। माँ बाप हमेशा आप यही एक होना चाहिए कि एक ना एक दिन माँ बाप हम पे गर्व करें और कोई ऐसा काम करें जिससे काम को गर्व हो कि आपने उसको किया है। बहुत ही अच्छे विचार हैं और आपके साथ बातें करके मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि ये चर्चा ऐसे ही चलती रहे। बट आप जानते हैं, आप कहीं ना कहीं रेडियो के फील्ड से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो आप जानते हैं कि घड़ियों में हम बहुत बंधे हुए रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही तो बात है। तेजेश्वर जी, फिर किसी मंच पे फिर कहीं आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थी तेजेश्वर सिंह की कहानी, जिन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और अपने लिए नित्य दिन एक नया रास्ता बना रहे हैं और इनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस चीज को भी ये चाहें उसे पालें और ऐसे ही अपना नाम रोशन करें। साथ साथ भारत देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं खेलों के माध्यम से, तो कभी ना कभी ये सपना इनका पूरा होगा और हम फिर से इनका एक इंटरव्यू लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान से। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।